की गिनती किससे करते हैं अपन? एक से सर। एक से। अब एक से और 7 गिनो तुला राशि में आ गए। तुला। तो एक नहीं भी है, 3 4 5 6 और 7, क्योंकि एक की गिनती एक से ही होगी, एक की गिनती एक से होगी। तो एक, ऐसा नहीं कि एक के बाद 2 गिन लिया, नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7 तो तुला में चला गया। क्लियर? यानी कि ज्योतिष में हमेशा उसकी गिनती उसी से होती है, और जगह क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। भाई पहले से 7 हुआ तो 1 + 7 8, नहीं, ज्योतिष में ऐसा नहीं होता, एक तो पहला एक, राइट। अब आगे आते हैं, सातवीं राशि। अब मान लीजिए यहाँ पे गुरु जो हैं वो 14 डिग्री के बैठे हैं, तो राशि कौन सी होगी मेरी? 7वीं। और गुरु 14 डिग्री के होंगे तो कौन सा नवमांश हो गया? 13-20 तक तो हो गया चौथा, और 13-20 से 16-40 तक कौन सा? 5वां। पांचवा नवमांश। 7 से ही होगी, 7 की गिनती 7 से ही होगी। 7 8 9 9 10 कौन सा हो गया? 11वां कुंभ राशि। यस, समझ गया आप? जी सर। हाँ। अब इसके बाद मैं ले लेता हूँ 12वीं राशि। अब 12वीं राशि पे मान लीजिए शनि वो 28 डिग्री के हैं, शनि 12वीं राशि। तो 12वीं को राशि कौन सी है? 12वीं। और 28 डिग्री का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा 26-40 से, या आप नवा नवमांश। नवमा सर। नवा नवांश हो गया। अब 4 8 12 की गिनती किससे होती है? 4 से। 4 से सर। 4 से। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 12। तो ये क्या किस में जाएगा? मीन में। मीन में। और हम जानते हैं कि चर राशि में अगर 0 से 3 20 हो तो ग्रह वर्गोत्तम होता है ना। 2 5 8 11 में अगर 16 40 से और 16 40 से 20 के बीच होता है तो वर्गोत्तम होता है। और 3 6 9 12 राशियों में अगर हो ग्रह अंतिम नवमांश में यानी 9वें नवमांश में होता है, यानी कि 26 40 से और 30 तक होता है, तो वह वर्गोत्तम होता है। उसमें आपको सोचने की जरूरत। चर राशि में अगर 3 20 तक है तो आप खर्च से तो ये वर्गोत्तम होगा। अगर स्थिर राशि में है तो 16 40 से अगर 20 डिग्री है तो वो वर्गोत्तम होगा, तो उसी वर्ग में जाएगा। और अगर 3 6 9 12 में है तो यानी 30 भाव में है, तो आप अगर अंतिम नवमांश में है तो आपको तो वर्गोत्तम होगा। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत? हेलो? नहीं सर। समझ में आ गया? सब निकाल लेंगे? यस सर। नयों में कोई बताएंगे? हेलो? नयों में, नए जो है जो पहली बार नवमांश सीख रहे हैं, आशीष जी। सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ सर। और अब एक विधि और बताता हूँ आपको, तीसरी विधि अगली क्लास में बताऊंगा। एक और विधि बताता हूँ। या अगली में बताऊंगी। ये उत्तरा कालामृत की विधि है। ये थोड़ा सा आप गड़बड़ हो जाओगे, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलो करते हैं कोशिश, आपको बताता हूँ। इसमें इस विधि में क्या होता है कि जो भी राशि है जिसमें ग्रह बैठा हुआ है, हमारे ज्योतिष में क्या है इसको समझो पहले आप।
कि कोई ग्रह 2 डिग्री और 18 कला का है, इसको कहाँ लिखा जाएगा? कोई बता सकता है मेरे को? ये थोड़ा समझ लो आप। कोई बताएंगे जो स्टूडेंट है पुराने, अगर कोई ग्रह 2 डिग्री और 18 कला का है, ये कहाँ लिखा जाएगा? कौन सी राशि में जाएगा? कोई भी बताएं, कोई भी नहीं समझ में आ रहा। मान लीजिए शुक्र जो है वो 2 डिग्री और 18 कला का है, तो ये कौन सी राशि में जाएगा? हेलो सर मेष राशि में। क्यों मेष में क्यों जाएगा? अरे भाई दो 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 राशि तो चल चुका वो। ओ सॉरी दो सर, तो चल सॉरी सर, चुका। सॉरी सर, हाँ सॉरी सर, सर। तीसरी राशि में। मिथुन, तो मिथुन में जाएगा मिथुन सर, में सॉरी जाएगा। मिथुन में जाएगा, मिथुन में जाएगा सर, हाँ तो ये मिथुन में मिथुन जाएगा। ठीक है ना, तो मिथुन में शुक्र यहाँ लिखा जाएगा और जी सर, 18 अंश का 18 कला का होगा, जी ठीक है सर। ना, वो 18 अंश का। तो ये समझ लो ना आप, हमेशा हाँ इस सर, तरह ये से लिखा कुंडली जाता वाला है। कंफ्यूज हो गया। जी सर, जी सर। हाँ हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हाँ जो सर, ये उत्तरा कालामर्त में कालिदास जी ने जो निकाला, उन्होंने कहा कि ये जो है ना 2, इसको 9 से गुणा कर दो। गया तीसरे में, लेकिन एक कम करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये 9 दूनी 18 और जौन से नवमांश में ये है उसको जोड़ दो, तो 18 का मतलब हो गया 5वां, नहीं सॉरी 6ठा। तो ये कितना हो गया? 18 और 6 24, और उसमें 12 का भाग दो, उसमें 12 का भाग दे दो, तो वह नवमांश प्राप्त हो जाएगा, वह नवमांश प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं आपको अगले उसमें एक कुंडली में पूरे में लगा के बता दूंगा, तो उस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तो इमीडिएटली जब हम देखते हैं ना, कहीं कुछ ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। कि हमने देखा ग्रह सिंह राशि में बैठा हुआ है, उसको 9 से गुणा किया, उसका नवमांश को जोड़ा, 12 का भाग दे दिया, खट बता दिया फलाने नवमांश में गया। आपने कई बार देखा होगा, मैं बहुत जैसे कोई कुंडली बोलता है तो मैं नवमांश इमीडिएट बना लेता हूँ। कपिल जी कई बार कुंडली डिस्कस करते हैं या कोई और भी करते हैं, तो मैं इमीडिएट नवमांश बना लेता हूँ, इमीडिएट दृष्टांत बना लेता हूँ। इवन मैं लगन की डिग्री से जो षोडश वर्ग में है ना, वो ये भी देख लेता हूँ कि ये एग्जैक्टली गया कहाँ। दशमांश में जैसे 10 के 10 हैं, तो उसमें कुबेर में गया कि वो अनंत में गया कि ब्रह्मा में गया कि वो अग्नि में गया कि यम में गया कि राक्षस में गया, वो भी इमीडिएट चीजें चलती है। तो ये आप प्रैक्टिस डालना, है ना। इसके आज ये बहुत गुड रहस्य का फॉर्मूला है, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा खड़ाक से, आपको मिनट ही नहीं लगेगी। आज आप लगाना, क्या करना, अपने अपने ग्रह को देखना किस राशि में बैठा है, उसमें से एक कम कर देना, क्योंकि दरअसल में वो है तो उसमें ना उतना चल चुका, जितना वो चल चुका उसको क्या करना, 9 से गुणा कर देना और 12 का भाग दे देना। कब? और जितने नवमांश है वो जोड़ देना उसके अंदर, आपको नवमांश प्राप्त हो जाएगा। राइट, कर लोगे? हेलो उत्तम जी, कर पाओगे? बिल्कुल सर। हाँ देखिए, जहां पे भी ग्रह बैठा है, जिस भी राशि में, मान लीजिए वो 5वीं राशि में है, तो वो दरअसल में 4 राशि चला है, तो एक कम करके यानी चौथी, इसको क्या करना है, 9 से गुणा करना है, नवमांश को जोड़ना है और 12 का भाग दे देना है, तो जो शेष फल आएगा वह नवमांश होगा। राइट, जो शेष फल आएगा ना वह, तो जैसे 64वां नवमांश हम निकालते हैं, 64वां नवमांश निकालते हैं ना चंद्रमा का, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा चंद्रमा जहाँ है उससे सप्तम में चला जाता हूँ, उसको 9 से गुणा करता हूँ, चंद्रमा के उसको जोड़ता हूँ और खट, क्योंकि 12वें भाव अष्टम लिया जाता है ना, तो अष्टम से एक कम करूंगा तो सप्तम ही आएगा, और खट से मैं चंद्रमा का 64वां नवमांश निकाल देता हूँ। आप भी निकाल के प्रैक्टिस करें, कर लेंगे, कोई दिक्कत? हेलो विकास जी, बिल्कुल कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे।
है ना, और करके मेरे को हाँ। बताना, है ना। पर सर जैसे भाग जैसे जैसे 24 आपने जोड़ा था, अब 24 में हाँ। 12 का भाग देंगे तो भागफल तो 0 आएगा ना, वो सॉरी शेषफल तो 0 आएगा ना। तो बार 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 भी राशि, अच्छा ठीक है सर, जीरो का मतलब 12वां, ठीक है सर, जीरो ठीक। का मतलब 12वां, है ना। ज्योतिष में जीरो का मतलब लास्ट, अगर नवमांश निकाले जीरो और जीरो आ कैसे रहा है आया तो 9, सर? जब भी कभी जीरो आए सर एक कोई बात नहीं। सर चलो वो देखना, आप तो ये समझो, अगर जीरो आए, अगर जीरो आए तो 12वीं राशि, और अगर नवमांश का अगर कहीं 9 का कर रहे हो तो 9वीं राशि, लास्ट लास्ट अंक जीरो होता है, राइट। अब निकाल के मेरे को बताना, ठीक है ना, कल निकाल के आप मेरे को बताना, अब नेक्स्ट क्लास तक। अब बताओ नवमांश में किसी को कोई दिक्कत? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी राजेश जी? यस सर, आ रही है सर, हेलो, कोई दिक्कत नहीं है सर। आ रही है। देखिए अब मैं आपको यहाँ और क्लियर कर देता हूँ, आप अब आनंद लो। देखो मेरे यहाँ थोड़ा गला बैठा हुआ है और है ना, तबीयत थोड़ी मेरी नासाज है। ये D1 यानी कि मेरा जातक, D1 को जातक भी बोलते हैं, कुंडली भी बोलते हैं, जन्म कुंडली भी बोलते हैं, है ना, नेटल चार्ट इंग्लिश में बोलते हैं। इसका स्वामी जो है वो सूर्य है, और मेरा जो D9 है, जिसको नवमांश बोलते हैं, नवांश बोलते हैं और नवमांश भी बोलते हैं, है ना, D9 भी बोलते हैं, और ये दिल है ना, ये नवांश है, D9 भी बोलते हैं। इसका स्वामी जो है ना चंद्रमा है ना। तो नवमांश जो है मेरी देह और आत्मा ये है, लेकिन ये देह और आत्मा में, देह में आत्मा भी है और मन नहीं है, तो ये वापिस भगवान में जाके मिल जाएगी, ये वापिस भगवान में मिल जाएगी, क्योंकि इसको यहाँ आनंद नहीं आएगा। मन ही हमको कर्म के क्षेत्र में लेके जाता है। देखिए कर्म विश्लेषण में 10वें भाव पे चले जाते हैं सीधे, ऐसा नहीं है। कर्म क्षेत्र जब मैं पढ़ाऊंगा, कर्म करने के लिए प्रेरित करता है मन, और साधन होता है तन, और संतुष्टि होती है आत्मा की। तो द पर्सन वो डज द वर्क अकॉर्डिंग टू सेटिस्फाई हिज सोल, वह सर्वोत्तम है। तो मन कर्म कारक होता है। कर्म के लिए जो भी प्रेरणा देता है वो मन देता है, कर्ता तन है, फल पाता है आत्मा। जो मैंने अभी आपको पूर्व जन्म के ऋणों के चुकाने के संबंध में बताया, तो मेरी आत्मा जो है वह शाश्वत है, निरंतर है, वह नहीं मरती है। नैनम चेदंती शस्त्राणी, आप जानते हो, नैति नैनम देती पावकम, नैनम कलदेंती आपो, नैनम नैन शोषित वायु। तो जो आत्मा है वो शाश्वत है, निरंतर चल रही है ना। वही जो है मेरे शुभ अशुभ जितने भी संचित कर्म हैं उनको लेकर चलती है। तो मेरी आत्मा कब खुश होगी? जब उन संचित कर्मों के अनुसार कार्य होगा। मेरी देह कब खुश होगी? जब वो आत्मा को संतुष्ट करने वाले कार्य करेगी। और उन सब की प्रेरणा कौन देगा? मन। तो कर्म की प्रधानता मन से है, ठीक है ना, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो जो मेरा आत्मा और देह है वो मेरा D1 है। शरीर कितना भी बलवान हो, बलिष्ठ हो, अगर उसका ये नवमांश दिल है, अगर दिल कमजोर है, दिल ने काम करना बंद कर दिया, तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। वह आत्मा को जाना पड़ेगा, देह को पंच तत्व में विलीन होना
पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर D1 कमजोर है, देह रुग्ण है, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे पाप हैं कि जो देह बहुत कमजोर हो गई, आत्मा बहुत कमजोर है, पाप बहुत ज्यादा लेके आई है, लेकिन दिल मजबूत है, दिल मजबूत है, तो वो व्यक्ति मरेगा नहीं, जीता रहेगा, चलता रहेगा, पढ़ के गुड़ के कैसे भी है ना, वो जीवन को पाता रहेगा। तो जो नवमांस है इसका बहुत अधिक महत्व है, नवमांस का महत्व बहुत अधिक है, यानी कुंडली क्या बल वो नवमांस से घटता या बढ़ता है। कोई ग्रह यहाँ कमजोर और यहाँ बलवान हो जाए तो वो बलवान हो जाता है। अगर नवमांस लगन को, D1 को फैसिलिटेट करता है रिसिप्रोकली, तो वह बहुत ही श्रेष्ठ होता है। साथ ही अगर कुंडली, कभी कभी आपने देखी होगी कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं और D1 और D9 एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे मर्दंग योग है, जैसे पारिजात योग है, कि यहाँ का ग्रह, जैसे यहाँ का ग्रह यहाँ उचका हुआ और जिसके घर में उचका हुआ वो यहाँ उचका हो गया। जैसे ये मैं आपको क्या षोडश वर्ग में बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, अभी मैं थोड़ी सी सिर्फ व्यक्षमान ले रहा हूँ, अभी मेरा उद्देश्य भी नहीं है आपको, पर फिर भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। अब मान लीजिए ये शनिदेव हैं और इनके तुला राशि यहाँ है, तुला यहाँ ले लेते थे, ये हो गई, और शनि यहाँ आ गए, तो कितना जबरदस्त, कितना बढ़िया हो गया। और यहाँ जो शुक्र है वो यहाँ पे आ गए, तो ये बहुत मतलब रिसिप्रोकली एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक दूसरे को बलवान कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ की कुंडली यहाँ कौन सी बनी, मान ली ये जो कुंडली बनी किसी के मित्र की बनी कि शत्रु की बनी, इसके किस भाव में, किस भाव को उत्तमता प्राप्त हो रही है ना। अब जैसे सप्तम भाव किसी के, सप्तम भाव मान लीजिए, अब मैंने तो यहाँ लिया, मान लीजिए सप्तम भाव यहाँ आ जाए, सप्तम भाव अगर 6, 8, 12 में चला जाए तो पत्नी से विवाद रहेगा। ऐसे हर चीज को आप लगा के देखेंगे तो ये मैं आपको ना विस्तृत रूप में, अभी तो मैंने एक छोटा सा आपको एक उदाहरण रूप में दिया कि D9 यानी वर्ग कुंडलियां कितनी महत्वपूर्ण है, और ये पूरी 360 डिग्री के आधार पर बनी हुई है, और ये मात्र 30 डिग्री का डिवीजन है। ये हर भाव का 9वां भाव लेके बना हुआ है, हर भाव का 9वां भाव लेके बनी हुई है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो जैसे आप कर्म का भाव विश्लेषण कर रहे हो तो ये कर्म का D9 है, तो D9 तो ऐसा ही बनेगा ना, सबका बदलेगा नहीं, तो आपको ये लगन मान लेना है। इसमें नवमांश में भी आप कर्म की बात करो तो ये लगन हो गया आपका। तो यहाँ का दशमेश और यहाँ के दशमेश के क्या संबंध हो रहे हैं, यहाँ की दशम में राशि का यहाँ की दशम की राशि से क्या संबंध हो रहे हैं, तदनुसार फल की प्राप्ति होगी। तो इसको मैं विस्तृत रूप में आपको पता चलेगा कि कितना गहरा ज्ञान है ये शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, न पढ़ा होगा, जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए किसी का लग्नेश अष्टम में चला गया, पंचमेश यहाँ नवमांश में जाके अशुभ स्थान पे चला गया, या कोई कुंडली नवमांश में जाके बहुत टॉप में बदल गई। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली है एक ये मेष लगन की, और मान लीजिए उसका नवमांश सिंह राशि का बन गया, धनु का बन गया, है ना, कर्क राशि का बन गया, और उसमें वो ग्रह एक दूसरे को फैसिलिटेट और कर रहे हैं, तो कोई कोई भाव इतने बलवान हो जाएंगे उसके कि वो अल्टीमेट रिजल्ट देंगे। तो जो सक्सेसफुल व्यक्तियों की कुंडली देखोगे ना, आपको उसमें वो योग मिलेंगे, है ना। तो वो मैं जैसे पारिजात योग है, मृदंग योग है, ये सब चीजें स्थापित करके बताऊंगा, है ना। जैसे
अब पढ़ोगे कि जैसे यहाँ का जो मंगल है, जो यहाँ पे उचका हो गया, फिर इसका स्वामी जो है वो यहाँ जाके उचका हो गया, और इसका स्वामी यहाँ जाके उचका हो गया, तो पारिजात योग हो गया, है ना। तो बहुत ही श्रेष्ठ योग हो गया, कहने में क्या, वो आदमी तो अल्टीमेट हो गया। आप समझ रहे हो ना कि यहाँ लगने यहाँ उचका हो गया, ये जाके नवमांश में उचका हो गया, इसके जिसके घर में गया वो उचका हो गया, ये कुंडली वाला तो वैसे ही धन धन हो गया। तो ऐसे योग आपको मिलेंगे, कई कुंडलियों में मिलेंगे, जो विलक्षण लोग होते हैं उनकी कुंडली में मिलेंगे। ये हो सकता है आप में से भी कुछ के हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के हो, ठीक है ना। पर मैं अभी इसको बहुत विस्तृत लेने वाला हूँ। नमाज का नाम क्या है कि देव, नर और राक्षस, फिर वो स्थिर में चर में कैसे बदलेंगे, स्थिर में कैसे, और स्वभाव में कहाँ से गिनती की जाएगी, किस प्रकार उनका प्रभाव होगा, वो सब चीजें मैं बहुत विस्तृत आपको जब षोडश वर्ग पढ़ाऊंगा तब एक एक का लूंगा, और वो सेकंड लेवल में लेना है मेरे को। तो क्या ये समझ में आ रहा है? हेलो, देखिए जी मैंने सर। अभी आप, है ना, क्लियर है ना? सर अभी मेरा एक मैंने क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। सर आपने मंगल का जो उदाहरण दिया था, दूसरी राशि में मंगल, दूसरे नवमांश में 6 डिग्री का, तो सर अगर हाँ। हम 1 से गुणा करेंगे तो 9 आया, और दूसरे नवमांश में गया तो 9 + 2 11 हुए, और सर 11 में 12 का भाग कैसे जाएगा फिर? तो 0 हो गया ना। 0 मानेंगे सर उसको? हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। देखिए मैंने अभी मेरी एक कुंडली बनाई थी, अब मेरा जो नवमांश है ना वो कर्क का है। मेरा जो नवमांश है वो कर्क राशि का है, चंद्रमा लगन में है। तो मेरी कुंडली को कर्क राशि फैसिलिटेट कर रही है कि नहीं कर रही? वो भी मोक्षकारी है और ये भी मोक्षकारी है। 4 8 12, उद्देश्य क्या होगा आदमी का? मोक्ष। तो जब वो जीवन के अंतिम चरण में पहुंचेगा तो उसका पूरा ध्येय मोक्ष की तरफ जाएगा। तो ये क्या D9 फैसिलिटेट करेगी कि नहीं करेगी? क्या उसको सहायता करेगी कि नहीं करेगी? बताइए आप, करेगी ना? अब मेरे यहाँ बुध थे जो कि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत उत्तम नहीं है, क्योंकि अपने स्थान से अष्टम गया, लेकिन D9 में इसकी बलता, इसके बलवान होने से वह सुख मेरे को प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ D9 की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप देखिए कितना सटीक है ज्योतिष। मैं पूरे मेरे नवमांश की ग्रह आपको अगली बार बता दूंगा। ज्यादातर ग्रह बलवान है। बुध जो है ना उच्चस्थ है, बुध मेरा उच्च का है। तो वो जो वैवाहिक जीवन में थोड़ी पीड़ा थी वो यहाँ के पूर्ण हो गई। तो पत्नी पराक्रम में हो गई, इसलिए वो मेरे को पूरी तरह कोऑपरेट करती, अन्यथा तो मेरे से लड़ती रहती और ये ज्योतिष वोतिष धरी रह जाती। आप समझ रहे हो ना? चलो मैं अगली बार बना दूंगा, है ना। तो आप देखिए यहाँ की कमी को इसने पूर्ण कर दिया। चंद्रमा मेरा छठे में चला गया था, लेकिन यहाँ चंद्रमा ने सौराशी होकर उस दोष को काफी हद तक दूर कर दिया। बाकी ग्रह मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, एक मिनट रुको देखो। देखिए शनि यहाँ है मेरे, और राहु देव नवमांश में यहाँ है 10वीं राशि में, और मंगल 11वीं राशि में,
और गुरु और सूर्य ये 12वें, और शुक्र ये मेरा नवमांश है, और चंद्र और केतु, यहाँ पे भी केतु देव, यानी पूर्ण रूप से। अब आप देखो ये जो जो चीजें इसमें मेरे को फैसिलिटेट कर रही है, जो जो चीजें मेरे को लाभ कर रही है, वो मेरी जिंदगी में रिफ्लेक्ट हो रही है, आप देखना। तो इसलिए व्यक्ति ऑटोमेटिक उस मार्ग पे चला जाता है जो मार्ग प्रभु ने लिखा है। लेकिन अगर वो ज्योतिषी के पास जाता है तो वो ज्योतिषी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसको उस मार्ग पे भेज देता है। यहाँ पे भी कर्मादि धर्माधिपति हो, वो आप देखना, ये कभी मैं कुंडली डालूंगा तो ये उसी मार्ग पे अल्टीमेटली ले आए, उसी मार्ग पे मैं आ गया, है ना। सर नवमांश में भी सभी योग देखे जाएंगे जैसे लगन में देखते हैं, जैसे सभी योगों का जो इक्वेशन होती है। योग लगन में ही देखने चाहिए। शास्त्र में कहा है कि नवमांश में योग नहीं देखने चाहिए, पर शुभता, बलवान और बलहीनता, यानी शुभ करता और पाप करता, तो अपन को वही सारे सिद्धांत लगाने हैं। और कुछ योग हैं जो रेसिप्रोकल होते हैं, D9 से D1 में बनते हैं और D1 से D9 में बनते हैं, उनका भी विवेचन किया जाता है। पर इंडिविजुअली कहीं पे भी नवमांश के योगों का अलग से कहीं वर्णन नहीं है, या षोडश वर्ग में बनने वाले योगों का वर्णन नहीं है। पर शुभ कर्ता और पाप कर्ता का विश्लेषण आप करोगे ही करोगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर दृष्टियां भी देखते हैं क्या नवमांश में? बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं छूटेगा। षड बल भी देखोगे, उसका अष्टक वर्ग भी देखोगे, सब कुछ आप अभी सॉफ्टवेयर देखोगे उसमें दिए हुए हैं, हर वर्ग कुंडली का अष्टक वर्ग दिया हुआ है। आप देखोगे ना, हर वर्ग कुंडली का अष्टक वर्ग दिया हुआ है अलग से विस्तृत, आप अपने सॉफ्टवेयर में, पाराशर में। तो आप किसी भी, मान लीजिए अब आपको D9 में विशेष पूरा विश्लेषण करना है तो आपको सब चीजें पता तो होनी चाहिए ना। पर यहाँ पे भी वही संबंध, सहधर्म, वो शुभकर्ता पापकर्ता के सारे पैरामीटर लगेंगे। और अगर मैं जो चीज D1 में देख रहा हूं वह अगर D9 में मैं योग अगर वो पाता हूं तो वह शुभ तो करेंगे ही ना। अगर मान लीजिए वहां सुनफा अनफा योग हो रहे हैं, शुभकर्त्री दुरुद्रा योग हो रहा, मान लो जैसे यहाँ पे मेरे दुरुद्रा योग बन रहा है, तो जैसे शुभवेशी शुभवासी बन रहा है, वसुमान योग बन रहा है, पुष्कल योग बन रहा है, सरस्वती योग बन रहा है, जो भी योग जितने भी हमारे हैं, जो पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, वो वहां पे भी बल तो देंगे ही देंगे भाई। शास्त्र ये थोड़ी नहीं कहता है, वो तो बल, देखिए शुभत्व बल देता है, ये तो मैं कह रहा हूं। और जो बल देगा वो कुंडली शुभकर्ता हो जाएगी। तो इसमें इस विवेचन में नहीं जाए कि यहाँ देखना है नहीं देखना है, जितना ज्यादा देखोगे उतना लाभ, मना कहीं नहीं है, मना कहीं नहीं है। अब यहाँ पे भी केंद्र त्रिकोण संबंध देखोगे आप, उत्तम है। यहाँ पे भी अगर आपको ये योग मिलते हैं, मान लीजिए नवमांश में रुचक योग बन रहा है तो बहुत बढ़िया, मान लीजिए हंस योग बन रहा है, बहुत बढ़िया, उसमें दिक्कत क्या है? मना तो है ही नहीं भाई। इंडिविजुअली भी तो मैं एनालाइज कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ दशमांश ही देखना चाहता हूँ, उसके अंदर जितने योग है वो स्थापित करके देख सकता हूँ, मना थोड़ी ना, मना कहीं नहीं लिखा। ठीक है कपिल जी, देखने से तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। हेलो, हाँ, मैं समझता हूँ बहुत लंबा हो गया, तो बहुत लंबी क्लास हो गया आज, मेरे थोड़ी गले में भी तकलीफ है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन पूछो, बढ़िया शानदार। सर, हाँ सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन है ज्योतिष से संबंधित। हाँ हाँ सर पूछ सकते हो आपसे? सर आपने कहा था कि अपनी कुंडली, तो सर मैंने अपनी कुंडली नहीं लगाई, बेटी की कुंडली लगाई। और सर उसका 64वां नवमांश जब चंद्रमा से आ रहा है, वो आ रहा है कर्क,
और जो लग्न से आ रहा है वो है मिथुन। और सर 22वां दृष्टांत लग्न से आ रहा है कन्या और चंद्रमा से आ रहा है मेष। तो सर कन्या और मिथुन राशि तो दोनों में ही आ रही है, तो सर इस हिसाब से क्या बुध परम पापी हुआ? बुध के उपाय करा दो। सर रोक देते तो हैं, मतलब बुध सर का जैसे मैंने पापत्व आपसे रोक पूछा देते हैं। उसको पन्ना, सर तो उसको पन्ना पहना सकती हूँ फिर, क्योंकि सर वो उसके भाग्य भाव का नहीं, स्वामी भी है। हाँ ये बहुत 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 बढ़िया बात पूछी आपने। देखिए पापत्व अभी मैंने आपको इतना पढ़ाया, जी सर मैं वो बिल्कुल सर। बात करी। पापत्व जो है ना, और शुभ कर्ता और बलवान और बलहीन होने की जो कैटेगरी है, अगर जी सर। D1 में ग्रह योगकारी है, जी सर। ग्रह योगकारी है, तो वह 22वें दृष्टांत का स्वामी होकर 64वें नवमांश का स्वामी होकर बलहीनता को पाएगा। तो जो मैंने जी 20 सर। आपको पैरामीटर बताए उसमें वह जी सर। एक क्षीणता हो गई, जी सर। लेकिन है तो योगकारी ना, जी सर। तो वह पहनने से बलवान होगा तो उनपे विजय पाएगा। ठीक है लेकिन सर। अगर वो D1 में अगर वो 6-8-12 का स्वामी है तो मैं नहीं पहनाऊंगा। नहीं सर लेकिन अगर वो 6-12 का नहीं है। योगकारी है तो मैं पहनाऊंगा, क्योंकि सर मेरे को 12वें निर्माण घर का करना तो है। सर 12वें घर का स्वामी तो हो गया ना तुला में सर, 9वां और 12वें का बुध। हाँ तो भाई इतर राशि से परिणाम देता है, द्वितीय और ठीक है द्वादशी सर, का तो वर्णन मैंने बताया था ना, वो ठीक है इतर सर, राशि से ठीक परिणाम है सर, देता सम रहेगा है। सर। भाग्य जी से सर जुड़ा सम हुआ। रहेगा। हाँ, ठीक है हाँ, सर, थैंक यू कम सर, नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। 12 भाव का स्वामी इतर राशि से, स्थान गुण से, भावचार्य से और प्रसादचार्य से परिणाम देता है, तो मैंने बताया था ठीक ना। है सर। हाँ और बताइए, और ठीक है किसी का कोई? सर अगर जैसे मेष लग्न की कुंडली है उसमें सप्तमेश हाँ। शुक्र है, हम अगर कुछ विवाह कुछ देखना है तो हम सप्तमेश को भी देखेंगे। अब हम नवमांश में जाते हैं तो नवमांश में शुक्र की स्थिति देखनी है, या नवमांश में जो सप्तम भाव बना है नया यहाँ उसको भी के देखना। यहाँ के नवमांश में आप जो आपका सप्तमेश शुक्र को देखोगे, सप्तम राशि को भी देखोगे, उसके स्वामी को भी देखेंगे। शुक्र को भी देखोगे और सप्तम राशि को भी देखोगे कि सप्तम राशि ने कितना शुभत्व और पापत्व प्राप्त किया, जो मैंने आपको बताया, और शुक्र ने कितना शुभत्व और पापत्व प्राप्त किया है। सप्तम राशि का मतलब है D1 की सप्तम राशि। हाँ वही तो शुक्र है ना, आप बता मेष राशि बोल रहे हो ना, तो आप तुला राशि को वहां देखोगे कि वह शुभकर्ता बनी या पापकर्ता बनी, वहां शुक्र को देखोगे जाके कि वह शुभकर्ता बना पापकर्ता बना। साथ ही नवमांश के D7 से उनका क्या संबंध बना, अगर वो संबंध भी उत्तम हो गया तो अति उत्तम। भाई D9 इज ए कंप्लीटिंग सब चार्ट ऑफ D1। मैंने बताया ना, शरीर और दिल का मिलन, वो क्या है, द D1 एंड द D9। तो D1 का सप्तम सप्तमेश और D1 का सप्तम सप्तमेश और D9 का सप्तम सप्तमेश बलवान है, और वह अगर संबंध कर लेते हैं और वह शब्द सहधर्मी भी हो जाते हैं तो अत्यंत शुभ हो गया उनका वैवाहिक जीवन गदगद। तो मेलापक में इसको और विस्तृत करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका D1 का, आप जैसे बता रहे हो मेष राशि है, तो शुक्र D9 का स्वामी सप्तमेश हुआ और तुला राशि हुई। अब आपका D9 किसका है, बोलो? नवमांश कौन सा है आपका? सर बता रहा हूँ सर। हाँ सर D1 तो मेष लग्न का हो गया। हाँ सर D9 वृश्चिक लग्न हो गया। अब वृश्चिक लगन का है ना, अब वृश्चिक लगन में तो शुक्र हुआ आपका सप्तमेश, सप्तमेश शुक्र हुआ ना। यस सर। तो तुला राशि जरूर गलत गई, तुला राशि 12वीं में गई, लेकिन शुक्र का 12वां संबंध ठीक रहता है, शुक्र की राशि हो शुक्र हो वो 12वां ठीक रहता है। तो शुक्र ही आपका यहाँ पे भी सप्तमेश बना और यहाँ पे भी सप्तमेश बना ना।
तो ये उत्तम स्थिति हुई या खराब स्थिति हुई? तो उत्तम स्थिति हुई। और शुक्र D9 में कहाँ बैठे हैं? सर ये केंद्र चौथे भाव में बैठे हैं। हैं? चौथे भाव में, केंद्र में। तो बताओ आप कितने जोरदार हो गए, कितने जोरदार हो गए? शुभ स्थान पे आ गया ना, शुभ ग्रह केंद्र में, बहुत बलवान हो गया। तो पत्नी आपकी तो बहुत बढ़िया कंप्लीशन हो रहा है आपका। कंप्लीट वाइफ इज कंप्लीशन ऑफ ए पर्सन, व्हेन दैट कंप्लीशन इज वेरी गुड एंड बेनिफिट देन द लिमिट। तो आपके तो D9 में भी शुक्र है और D1 में भी शुक्र है, तो कोई और बैठ गए शुभ स्थान पे जाके, तो सारे सुख मिलने आपको पत्नी से, सारे सुख प्राप्त होने आपको पत्नी से, राइट। अब इसमें और शुभ दृष्टि आ रही है, वो सब देख सकते हो। और यहाँ क्या दिग्बली भी हो जाता है ग्रह, यहाँ दिग्बली भी हो जाता है, मित्र राशि में भी हो गया, शनि की राशि में। पर कभी धर्मपत्नी की तबीयत अगर लगे तो दिखा देना चाहिए ना, खून उनका थोड़ा, खून की कमी नहीं होनी चाहिए। जल तत्व पानी को पिलाया करो उनको, ठीक है ना। पानी, छाछ, लिक्विड वगैरह अच्छे पिलाया करो, पानी कम पीते हो। चलो, वृश्चिक लगन है ना, और शुक्र जो है कुंभ राशि में गए, चतुर्थ भाव में गए, तो वो थोड़ा पानी पिलाना, पानी खूब पीना चाहिए, लिक्विड खूब पीना चाहिए, जलीय चीज खानी चाहिए। चलो ठीक है, ओके। तो आज आपको, आप लोगों को आनंद आया कि नहीं आया? हाँ बताइए सर। वीडियोस के लिए जो अपने लास्ट वीडियो डलाएंगे सर, वो टाइम नहीं मिल रहा, उनको तैयार करके डलाएंगे, जरूर डलाएंगे। वो उत्तम जी की सेवा लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट बता सकते हैं, आर यू एंजॉइंग और नॉट? एंजॉइंग, बहुत बहुत एंजॉय भी हुआ और सर एंजॉइंग, मजा भी आया और सीखी भी। हाँ, तो ऐसे आनंद लेते हुए हमको बढ़ना है। और मैं आपको बताऊं कि जो हाईएस्ट लेवल पे जब जाके बात करेंगे ना, 4th लेवल पे जब अपन बात करेंगे, जब हम बहुत सारी सभी चीजों को गो थ्रू कर चुके होंगे, तो जो मैं बीच बीच में कई बार रोक लेता हूँ अपने आप को, वो इसलिए रोक लेता हूँ भाई अभी मैंने वो चीज बताई नहीं, तो वो मेरे को लगता है कहीं ऊपर से नहीं निकल जाए, है ना। तो उस समय जो आनंद आएगा ना, वो एक्सट्रीम होगा, एक्सट्रीम, मतलब यू